मेरे साथ पूर्व अधिकारी इंडियन नेवी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। मेरा सवाल आज ज़्यादा आप लोगों से क्लिष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो चीज़ अभी मैंने पैकेज स्टोरी के जरिए सामने रखी, क्या मेजर जनरल राजन कोचर न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग या न्यूक्स का डर दिखाना जो हमारे पड़ोसी की तरफ से हमेशा आता रहता है, फिलहाल एक और नया आ गया है, क्या उसका परमानेंट इलाज होगा ये डीआरडीओ का वेपन? धन्यवाद राजीव जी, आपने इस डिस्कशन में मुझे इनवाइट किया। आपके प्रोग्राम में हम काफ़ी टेक्नोलॉजी पे डिस्कस करते हैं और जो भी आपकी लेटेस्ट एक्विजिशन जो आ रही हैं, यू अग्नि प्राइम और इसको बाकी जो हमारी इसको मिसाइल्स की जो अभी इसको डेवलपमेंट हो रही है अग्नि वन, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। और आपने जैसे बोला कि आज के दौर में जो भी देश है वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल या न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग करते हैं, तो एक डायरेक्ट मैसेज है, क्योंकि हमको लोगों की बातों से उनका जवाब नहीं देना है, हमको उनको करके दिखाना है कि हमारे पास क्या क्षमता है। और जैसे आपने इतना अच्छा ये जो पैकेज अपना बना के दिखाया है व्यूअर्स के लिए, तो मैं इसमें ऐड ये करना चाहता हूँ कि ये जो डेवलपमेंट है ये 1 2 3 साल की नहीं है। ये काफ़ी सालों से डीआरडीओ इस पे काम कर रहा था। जैसे आपने बताया 2017 में हमने इसका फेज़ 1 जो इसका जो प्रोजेक्ट था, और इस मिसाइल का इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम था अश्विन। और हमने इसको जो उस टाइम पे इसको टेस्ट किया था, और एक टारगेट को हमने किल किया था 15 किलोमीटर की दूरी पर उस टाइम पे। और उस टाइम पे ये जो मिसाइल होती थी ये एक सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल आपकी मिसाइल थी, जिसको हम एडवांस एयर डिफेंस 1 बोलते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं फेज़ 2 की, जिसमें एडवांस एयर डिफेंस 1 और एडवांस एयर डिफेंस 2। और ये अभी इसकी खासियत ये है कि इसको सिंगल स्टेज से ये एक आपकी 2 स्टेज मिसाइल बन चुकी है। और इसका ये मतलब है कि हम टारगेट को एक्सोस्फीयर में भी एड्रेस कर सकते हैं, एंडोस्फीयर में भी एड्रेस कर सकते हैं, बिकॉज पहले ये काबिलियत नहीं थी। आपने इसको जैसे एक्चुअली बताया कि एटमोस्फेयर के और आगे जाके जहां पे आपका स्पेस होता है, एक्सोस्फेयर होता है, हम इसको मिसाइल्स को गिराने की कोशिश कर रहे थे। पर अब ये काबिलियत ये आ गई कि इसके पास एक सेकंड किल प्रोबेबिलिटी आ गई है कि अगर आपने एक्सोस्फीयर में टारगेट को मिस कर दिया तो अब आप उसको एंडोस्फीयर में टारगेट को एड्रेस कर सकते हैं 40 किलोमीटर। जैसे कि एक रेंज बैंड इसका बना हुआ है 15 से 40 किलोमीटर का, और इसकी जो रेंज आपने बताई है हजारों इसको किलोमीटर दूर हम इस टारगेट को एड्रेस कर सकते हैं। और एक लेयर्ड डिफेंस का कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है कि अगर आप टारगेट को एक स्टेज में अगर मिस करते हैं तो दूसरे स्टेज में आप उसको मिस नहीं करेंगे। जी। और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जितने भी वनरेबल एरियाज हैं, जैसे कि आप दिल्ली ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, कमर्शियल सेंटर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ऐसे ऐसे हमारे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, हम उनको ये इसको प्रोटेक्शन अपना दे पाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब दुश्मन के पास हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल्स होती हैं जो एक हाइपरसोनिक स्पीड से आती हैं, तो उसके पास एक ऐसा रक्षा कवच हमारे पास होना चाहिए कि जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी रोक सके। खास तौर पे जो न्यूक्लियर वॉरहेड लेके आती है, हम जिसको इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स बोलते हैं, आईआरबीएम्स, जो पाकिस्तान के पास क्षमता है वो लॉन्च एक्चुअली कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इसका जो किल चेन, एक मैं इसको किल चेन का बस इसको जिक्र एक्चुअली करना चाहता हूँ यहाँ पे, बिकॉज एक मिसाइल का जो किल चेन का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होता है, फर्स्ट यू फाइंड द टारगेट, fix the target, track the target, and then engage the target, and then assess के भाई आपने उस टारगेट को मारा या नहीं मारा। तो ये जो किल चेन का
जो एक टेक्नोलॉजी या एक सिस्टम है ऑपरेशन का मिसाइल का, हम इस मिसाइल में देखेंगे। जी। और लास्ट है कि बहुत जरूरी है आज के दौर में डिसेप्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना। आप दुश्मन को आप अपने टारगेट से दूर रखने के लिए या अपनी इसको मिसाइल से दूर रखने के लिए, उसको पता नहीं चलेगा कि ये इंटरसेप्टर आ रही है, ये जो असली इंटरसेप्टर है, या आपने इसका एक इसका डिसेप्शन आपने किया है। जी। तो कई तरीके हैं दुश्मन के, इसको रडार को आप जैम कर सकते हैं, स्पूफ कर सकते हैं, डिकॉयज। आपको याद होगा एक रामा कवच की हमने बात करी थी, एक ड्रोन था जो अभी इसको डेवलप हुआ है, हम्म। स्टेल्थ ड्रोन, जिसमें एक कोटिंग लगी थी, और इसको हम स्टेल्थ कोटिंग बोलते हैं। वो भी इसको इंटरसेप्टर मिसाइल में लगेगी। और एक डिकॉय लॉन्च व्हीकल मींस दुश्मन को एक्चुअली पता नहीं चलेगा असली इंटरसेप्टर कौन है। एग्जैक्टली सिग्नेचर जो होंगे वो असली जैसे होंगे, और हालांकि जो हमारा इक्विपमेंट वेपन होगा वो अलग होगा, और सिग्नेचर जो मिल रहे होंगे डिकॉय के मिल रहे होंगे। खैर, कमांडर भूषण दीवान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल सी बेस्ड है। पहली बार हमारा नेवल जो हमारा कोस्ट लाइन है वो छोटी नहीं है, बड़ी है। मलक्का स्ट्रेट तक हमको देखना पड़ता है, इधर मालदीव तक देखना पड़ता है। खास तौर पर ये बॉम्बे हाई से आगे का जो एरिया इंटरनेशनल वाटर्स में आता है, और फिर उसके आगे जो पाकिस्तान का एरिया आता है, एक बड़ा एरिया हमको देखना पड़ता है। क्या ये इंटरसेप्टर मिसाइल अगर सी बेस्ड हैं और हमारी नेवी के हाथ में होती हैं तो कितना गेम चेंजिंग होगी, और भारत जो तैयारी कर रहा है वो आगे कितने सालों तक भारतीय नेवी और भारतीय इंडियन लैंड उसको सेफ रखेंगी? धन्यवाद राजीव जी। आप देखिए, नेवी के पास ये बीएमडी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस होना बहुत जरूरी है। क्यों? बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हमारे पास भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, पृथ्वी है, अग्नि है, और हमारे पास भी क्रूज मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस। हम अपने दर्शकों को मालूम होना चाहिए, क्रूज मिसाइल जो है वो एट द मोस्ट 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक जाता है। क्रूज मतलब फायर किया आपने और लो हाइट पे जाता है और 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके वो मारता है। और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती? 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर। क्या मतलब? वो सीधी वर्टिकल फायर की जाती है और फिर वो नीचे ग्रेविटी से आती है। तो समझने की बात यह है, जो क्रूज मिसाइल होती है उसको डिटेक्ट करना आसान, उसको डिटेक्ट करना मुश्किल है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको डिटेक्ट हो जाती है, आ रही है, इतनी फास्ट आती है, उसको किल करना मुश्किल है। तो ये किल करने के लिए स्पेशल हमारे पास जो मिसाइल चाहिए उसको किल करेगी, वो मैक्स 7 की मिसाइल हो। अब सवाल ये है कि ये नेवी के पास क्यों हो ये डिफेंस सिस्टम, बीएमडी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, क्यों नेवी के पास जरूरी क्यों है? देखिए, अगर चीन के पास, पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करनी है, उन्होंने लैंड से करनी है, वो तो नोन है, लैंड को तो इजीली अटैक कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी क्या होती है? जैसे हमारी न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च की गई। अब न्यूक्लियर सबमरीन कहाँ है मालूम नहीं, कहाँ से लॉन्च हुई मालूम नहीं। तो वो जब वहां से लॉन्च होगी तो जैसे पता लगा तो उसको अटैक करने के लिए नेवी के पास ही ये कैपेबिलिटी बहुत जरूरी है। क्यों? नेवी मोबाइल है तो उसको कर सकती है। अब सवाल ये है कि मतलब कि इसमें जो ये बड़ा भारी कदम है, ये बहुत भारी अचीवमेंट है, आगे कंप्लीट होनी है, इंप्लीमेंट होनी है। और एक बात और बताऊंगा, जैसे अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ कि हमने देखा इतना वेल कोऑर्डिनेटेड था। देखिए क्या होता है, मिसाइल जब आ रही है तो ये तो है नहीं कि बंदूक से हमने देखा और मार दिया, नहीं। डिटेक्ट करना, लॉन्ग रेंज रेडार जो है वो डिटेक्ट करेगी, 1500 किलोमीटर की रेंज पे मिसाइल को डिटेक्ट करेगी। अब जो मिसाइल वो डिटेक्ट करेगी रेडार, तो मैसेज किसको जाना चाहिए? मैसेज जाना चाहिए कंट्रोल सेंटर को, एमसीसी कंट्रोल सेंटर को। तो उसको पता लगे भाई ये यहां से आ रही है एक, वहां से आ रही दूसरी, वहां से आ रही तीसरी, कंट्रोल सेंटर। और उसको उसको अटैक करने के लिए मल्टीपल आ सकती हैं, होती हैं, और मल्टीपल वॉरहेड्स भी होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के जो आ रही है। तो वो कंट्रोल सेंटर क्या करता है? हमारी ये इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़े, ये कंट्रोल करता है, इसको दे, इसको इधर, इसको छोड़े, इसको टैकल करने ये से छोड़े। तो इसके लिए कम्युनिकेशन भी चाहिए। क्या कहते हैं? लो लेटेंसी कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन किससे होता है? फास्ट कम्युनिकेशन, रिलायबल कम्युनिकेशन, लो 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 ऑर्बिट में 250-300 किलोमीटर हमारी पृथ्वी से, उस ऑर्बिट में एलईओ, लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट है, वो इंश्योर करती है हमारी कम्युनिकेशन बहुत क्विकली हो
और बहुत रिलायबल हो। क्यों, अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो एमसीसी कहीं लैंड पे है, इंटरसेप्टर रेडार तो शिप के ऊपर लगा है, और फिर सिग्नल जाना है मिसाइल को, जो इंटरसेप्टर मिसाइल है AD1 AD2, उसको मार इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल मारने के लिए। तो इतना फास्ट चीज में काम जैसे हमारा ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। और वो क्या है, सिंदूर की बात समझ आएगी जब हमने जब ये वो ड्रोन आया तो उसको मारने के लिए कुछ और है, और दूर पे है तो मारने के लिए कुछ और है, और नजदीक आ जाए फास्ट स्पीड है तो मारने कुछ और है। तो ये कोऑर्डिनेशन करना, इसे कहते हैं नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, कुछ कहीं आंखें वहां हैं, हाथ वहां है, और कंट्रोल करने वाला कहीं और है, नेटवर्क। तो इसको प्रूव करना ये बहुत भारी चीज है, बहुत भारी चीज है ये। तो ये स्किल हिसाब से है, और ये हमने वर्ल्ड की जो थर्ड है या आयरन डोम है, उस कैटेगरी में आएंगे, आना है हमने, और हमें आना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें कोई चीज देने वाला नहीं है। वाकई हमें कोई चीज़ देने वाला कोई भी नहीं होगा, हमें खुद ही डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन मेजर जनरल राजन कोचर, हम इस स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी को डेवलप कर रहे हैं, अपने बलबूते पर डेवलप कर रहे हैं। क्या हमारे एडवर्सरीज, मैं पाकिस्तान को एडवर्सरी अब मानना बंद कर चुका हूं, क्योंकि हम अगर पाकिस्तान को लेकर सारी चीज़ें बुनने लगेंगे तो फिर हमारी लिमिटेशंस, फिर लिमिट्स हमारी छोटी हो जाएंगी। क्या चाइना के पास ऑलरेडी ये चीज़ें हैं जो हम अब एक्वायर करने की दहलीज पर आ गए, थ्रेशोल्ड पर हैं? राजीव जी, बहुत अच्छा एक तो सवाल है, और इसमें हमको ट्रूथफुल और हमको सच्चाई में इसको जाना चाहिए, और हमको कोई इसको झिझक नहीं है मुझे आपको बताने में कि चाइना हमसे आगे है, और चाइना ने ये सारे अपने सिस्टम्स ऑलरेडी उसने बना रखे हैं। और जो हम देर आए दुरुस्त है वाली बात है ये, बिकॉज आपने इसको देखा कि चाइना ने अपना साइबर और स्पेस प्रोग्राम 15-20 साल पहले स्टार्ट कर दिया था। तो एक तो हम जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है वो थोड़ा लेट हुआ इसमें, और दूसरा जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, पहले हम कहाँ पे इन चीज़ों की बात करते थे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020, हम अपने पुराने जो हमारे एक्विजिशन प्रोसीजर्स थे, हमको 5 से 7-8 साल लगते थे एक नया इक्विपमेंट को इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि ये मैं इस प्रोग्राम में एक्चुअली शामिल था, और इतना अपना सर पीट के वहाँ पे MOD में, और बहुत सारी एजेंसीज थी, हर एक जगह एक ना कोई ऑब्स्टिकल यूरो डाल देता था, फाइल ही नहीं आगे बढ़ती थी, 6-6 महीने, 1-1 साल, एक छोटी ऑब्जर्वेशन पे आपकी फाइल आपकी रुक जाती थी। तो ये जो अभी जो सोच है, वो सोच बदली हो रही है, और ये बहुत जो बीत गया सो बीत गया, हम उसके ऊपर हमको बात नहीं करनी चाहिए, हमको आगे देखना है। और हमको आगे, इसलिए मैं इसको देखता हूं कि रोज हम कोई ना कोई आपके प्रोग्राम में आता है, इनपुट्स मिलती हैं, और हम उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, फिर हम आपके प्रोग्राम में आके बात करते हैं। तो ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, भारत इनको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर रहा है, और ये आने वाले वक्त में देखिए, हर एक चीज़ आइसोलेशन में नहीं होती है, हमको बाहरी इसको मुल्कों से भी टेक्नोलॉजी लानी पड़ती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जेट इंजन्स का, तो इसको जेट इंजन आज तक भारत में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे। क्यों नहीं मैन्युफैक्चर करते? आप एक अपनी राइफल क्यों नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते? आपको रशिया की राइफल क्यों लानी पड़ रही है यहाँ पे? तो ये बहुत आपने बहुत बड़ी बात कही है सर, आपने बहुत बड़ी बात कही है, और इस लिहाज से मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं इस बात को कि एयर चीफ मार्शल AP सिंह का वो बयान मुझे याद आता है